हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज की कहानी है एक बूढ़े और मामूली से दिखने वाले नौकर की, जिसने अपनी बदला पूरा करने के लिए एक बड़े से हीरे की कंपनी को लूट लिया। कहानी की शुरुआत में हम कीचड़ में सने हुए एक हाथ को देखते हैं। फिर उसे कीचड़ में से एक चमकीला पत्थर मिलता है। असल में ये पत्थर एक अनकट हीरा था। नेक्स्ट सीन में हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर लौरा नाम की एक बूढ़ी महिला कैफे में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर केसी नाम की एक रिपोर्टर आती है, जो लौरा के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती थी। लौरा अपनी बैग से 168 कैरेट का एक बहुत बड़ा हीरा निकालकर उसे दिखाते हुए कहती है कि ये हीरा बहुत मूल्यवान है और इसी से मेरी जीवन की कहानी जुड़ी है। लौरा अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि कैसे उसने इस हीरे को दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी से चुराया था। यहाँ से कहानी 1960 की लंदन में शिफ्ट होती है और हम यंग लौरा को देखते हैं, जो कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन में मैनेजर थी। इस कंपनी में सिर्फ लौरा ही एक फीमेल एम्प्लॉय थी। मेल डोमिनेटेड कंपनी में वो मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही थी। वो कंपनी में आते ही एक बूढ़ा क्लीनर मिस्टर हॉब्स उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर एटन को, जो एक बहुत बड़े चैम्बर का लॉक खोलते हैं। उसके साथ 2 एम्प्लॉयज थे, जो वहां से डायमंड को ट्रॉली में भरकर एक्सपोर्ट्स के पास ले आते हैं। वहां पर उन हीरों को एक एक करके चेक किया जाता है। वहीं कंपनी के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी कंपनी का मालिक एमके और उसका बेटा ओली प्रोटेस्टर्स के बीच में से होकर कंपनी में पहुंचते हैं, लेकिन दोनों को इन प्रोटेस्टर्स की कोई भी परवाह नहीं थी। ऑफिस के अंदर सारे एम्प्लॉयर्स अर्जेंट मीटिंग के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। दरअसल अफ्रीका में डायमंड माइनिंग करते वक्त 100 से ज्यादा वर्कर्स की डेथ हो गई थी और यही वजह था कि बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी लौरा कहती कि 100 लोगों की मौत बिल्कुल भी आम बात नहीं है। ये मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा और हमारी राइवल कंपनीज भी हम पर बैन लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एमके अपनी कंपनी के लिए एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनता है, जिसका नाम है पीटर। इस पोस्ट के लिए अगर कोई काबिल था तो वो लौरा ही थी, लेकिन एक बार फिर से लौरा को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नहीं चुना गया, क्योंकि एमके नहीं चाहता है कि एक महिला उसकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बने। खैर, वो हर रोज की तरह अपने काम खत्म करके सबसे आखिर में कंपनी से घर जाती है। अगली सुबह ऑफिस में उसे हार्लोड नाम की एक आदमी मिलता है। वो लौरा को अपना बिजनेस कार्ड देकर उसे जॉब ऑफर करता है और कहता है कि तुम बहुत काबिल हो, अगर टाइम मिले तो इस बारे में सोचना जरूर। उसे अपनी कैबिन में आने के बाद एक मूवी टिकट मिलती है, साथ में एक नोट जिसमें 12:40 को आने के लिए लिखा गया था। क्यूरियोसिटी के मारे लंच ब्रेक में वो सिनेमा हॉल के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ पर मिस्टर हॉब्स मिलते हैं। लौरा उसे देखकर पैनिक होने लगती है, लेकिन हॉब्स उसे बताता है कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे डरो मत। दरअसल मैं जब सफाई कर रहा था तब मैंने तुम्हारी सीनियर्स को बात करते हुए सुना। वो लोग तुम्हें नौकरी से निकालने वाले हैं और तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये कॉर्पोरेशन वाले किसी के भी सके नहीं होते। वो तुम्हें निकालेंगे और तुम्हारे बारे में अफवाह भी फैलाएंगे। तब तुम्हारा कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम पाई पाई की मोहताज हो जाओगी। वो उसे कंपनी से हीरे चुराने का प्लान सजेस्ट करता है। वो कहता है कि हम बहुत ही कम क्वांटिटी में हीरे चुराएंगे तो हम पर किसी का शक भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े कंपनी से मुट्ठी भर हीरे गुम हो जाएंगे तो किसी को खबर भी नहीं चलेगी। लेकिन लौरा उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। अगले दिन ऑफिस आते ही उसे टर्मिनेशन लेटर मिलता है। तब उसे हॉब्स की बातें सच लगने लगती है कि उसकी नौकरी वाकई में खतरे में है। फिर वो हर्नल्ड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन हर्नल्ड अपनी बात से मुकर जाता है कि मेरे पास तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मुझे मार्केट में तुम्हारी बहुत बुरी रेपुटेशन देखने को मिला। उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि उसकी कंपनी वालों ने ही मार्केट में गलत अफवाह फैलाकर उसकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश की है। अब उसे डरावने सपने भी आते हैं, जिसमें वो अपनी कंपनी से हीरे चुराते वक्त पकड़ी गई है। अब अगले दिन लौरा चोरी का प्लान जानने के लिए हॉब्स के पास जाती है। हॉब्स उसे अपने घर पर ले जाता है और वो कहता है कि तिजोरी के पासकोड हर हफ्ते बदल दिए जाते हैं और तुम्हें उस पासकोड को पता करना होगा। जल्द ही एमके के घर पर पार्टी होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारे रशियन भी आएंगे। उस पार्टी में तुम भी इनवाइटेड होगी और तभी तुम्हें उन कोड्स को ढूंढना होगा। लौरा को भी ये प्लान पसंद आता है। पार्टी वाले दिन वो पहुंच जाती है एमके के घर पर।
तब एमके की एक करीबी आदमी से उसे पता चलता है कि यहाँ मौजूद सारे लोग भ्रष्ट और अपराधी हैं, लेकिन हर बार पैसे खिलाकर कानून की नजर से वो बच जाते हैं। उसके बाद एमके उसे रूसी डायमंड अथॉरिटी के हेड डेमित्री से मिलाता है। वो लोरा को डांस करने के लिए पूछता है। लोरा भी उसके साथ डांस के लिए मान जाती है, लेकिन मौका मिलते ही वो एमके के कमरे में चली जाती है। तभी उसे किसी की पैरों की आवाज सुनाई देता है, तो वो तुरंत ही छिप जाती है। दरअसल कमरे में एमके ही आया था। एमके तिजोरी खोलता है। लोरा दूरबीन से छोटे तिजोरी की कोड को देखकर याद कर लेती है। एमके के जाने के बाद वो तिजोरी को खोलती है। अंदर उसे छोटे से पर्ची में कोड लिखा हुआ मिलता है। अब अगले दिन लोरा देखती है कि कॉर्पोरेशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगाया जा रहा है। फिर वो भागी भागी हॉप से मिलने जाती है और उसको बताती है कि हमें हमारे प्लान ड्रॉप करना होगा या फिर प्लान में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन में कुल मिलाकर 8 कैमरेस लगाए गए हैं और हमारे लिए उनसे बचना नामुमकिन होगा। हॉब्स उसे कहता है कि मैंने इसकी प्लानिंग कर ली है और हमारे पास 1 मिनट का वक्त होगा एक से दूसरे कैमरे को पास करने के लिए, और मैं बहुत ही आसानी से ये काम कर लूंगा। मेरे पास मेरा थर्मस होगा और मैं थर्मस में इतने हीरे भर लूंगा कि हम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉब्स सिक्योरिटी रूम में फर्श की सफाई कर रहा था। इस दौरान वो कैमरे को देखकर स्टॉपवॉच की मदद से 1 मिनट के अंतराल समय को याद कर लेता है और सारी चीजें समझ जाने के बाद मौका देकर तिजोरी खोल के उसके अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो उस चैम्बर से निकल भी आता है। उसे पता है कि कौन से कैमरे को कब क्रॉस करना है। बाहर लोरा उसका इंतजार कर रही थी। वो देखती है कि हॉब्स बाहर आ रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय उसके पास आकर वापस उसे अंदर लेकर जाता है। दरअसल ऑफिस की एक टॉयलेट में कुछ जाम हो गया था। अब हॉब्स टॉयलेट को साफ करने के बाद अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद हॉब्स अपनी थर्मस को सिंक में खाली करता है, लेकिन उसमें तो कोई भी हीरे नहीं थे। आखिर माजरा क्या है? अगले दिन कंपनी में लोरा को बहुत ही डर लग रहा था। तभी उसे मिस्टर एटन अपने साथ चैम्बर के अंदर ले जाते हैं। अंदर जाते ही लोरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो तिजोरी कल तक हीरे जवाहरात से भरे थे आज पूरा का पूरा खाली हो चुका है। लोरा ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ये उनकी प्लान में कहीं भी नहीं था। कॉर्पोरेशन मिस्टर फ्रेंच नाम की एक डिटेक्टिव को हायर करता है। फ्रेंच को मैप के जरिए बताया जाता है कि चैम्बर में एंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे पासकोड के बगैर खोला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ से सारे एम्प्लॉयज को वार्निंग दे दिया जाता है कि किसी भी हालत में ये खबर बाहर नहीं जाना चाहिए और हम पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करने वाले। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी कंपनी पल भर में डूब जाएगी। घबराई हुई लोरा हॉब्स से मिलने के लिए जाती है, लेकिन हॉब्स उसे तसल्ली देता है कि तुम घबराओ मत, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। एमके को किसी ने लेटर के साथ एक छोटा सा डब्बा भेजा था। उस लेटर में लिखा गया था कि अगर तुम्हें तुम्हारी सारे हीरे जवाहरात चाहिए तो तुम्हें 100 बिलियन पाउंड देना होगा। और इस बॉक्स में एक बड़ा सा हीरा था, जिसे साउथ अफ्रीकन स्टार के नाम से जाना जाता है। ये हीरा सिर्फ उसने सबूत के तौर पर भेजा था, ताकि एमके को ऐसा ना लगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव फ्रेंच लोरा से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन लोरा उसकी सवाल जवाब से हिचकिचा रही थी, तो फ्रेंच को उस पर शक होता है। परंतु अगली सुबह लोरा फ्रेंच के साथ बात करके उसे मदद करने की वादा करती है। धीरे धीरे फ्रेंच भी उसे सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है कि सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच में 1 मिनट का गैप है। हीरे चुराने वाला इस बात के साथ साथ चैम्बर की पासकोड के बारे में भी भली भांति जानता था। इधर सिंक्लेयर, जिसके पास एमके ने अपनी पूरी कंपनी और एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाया था, वो एमके को इंश्योरेंस रिकवरी करने की वजह चंद पैसे पकड़ा देता है। लेकिन एमके को अपने खोए हुए हीरे की सारे पैसे चाहिए था, इसलिए उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है और वो कहता है कि या तो मुझे सारे पैसे दे दो या फिर 100 मिलियन पाउंड दो। इस बीच इन्वेस्टिगेशन करते वक्त फ्रेंच चुपके से लोरा की फिंगरप्रिंट ले लेता है। अगले दिन फ्रेंच हॉब्स से पूछताछ करता है, तो उसके साथ लोरा भी थी। फ्रेंच के चले जाने के बाद लोरा उसे कहती है कि हमें सारे हीरे वापस कर देना होगा और मुझे ये तक पता नहीं कि तुमने हीरों को कहां पर छिपाया है। दूसरी तरफ लोरा की फिंगरप्रिंट्स एमके के घर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो जाती है, यानी कि फ्रेंच को पता चल जाता है कि लोरा चोरी में शामिल है। पासकोड उसे भी पता था। तभी हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि कॉर्पोरेशन में पहुंच चुके थे, क्योंकि सिंक्लेयर ने उन्हें टिप दिया था। और इस चीज को देखते ही एमके को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है।
डिटेक्टिव फ्रांस लोरा से पूछताछ करने लगता है कि तुमने उन सारी हीरो को कहां पर छिपाया है और तुमने उसे कैसे निकाला। लेकिन लोरा उसे साफ मना कर देती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उन दोनों को खबर मिलता है कि मिस्टर एमके की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही फ्रेंच एमके की डेड बॉडी के पास चला जाता है और लोरा डर के मारे बाथरूम में वो अपना फेस धोने वाली थी कि तभी उसका अंगूठी का हीरा निकलकर सिंक में गिर जाता है। लोरा नीचे से सिंक को खोलकर अपना हीरा बाहर निकालती है। अब उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि हॉब्स ने बिल्कुल ऐसे ही हीरो को बाहर निकाला होगा। इसके बाद वो हाथ में टर्च लिए ड्रेनेज टनल में घुस जाती है। हॉब्स वहां पर पहले से मौजूद था। वो हॉब्स को सारे हीरे वापस करने के लिए कहती है, लेकिन हॉब्स उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। तभी लोरा उसके हाथ पर वार करके उसके हाथ से बंदूक नीचे गिराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे अपने पास एक बड़ा साइज का चमकीला हीरा दिखता है। वो उस हीरे को अपने पास रख लेती है। अब हॉब्स अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे कैंसर हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले सर्जरी को डिले करते रहे ताकि मेरी पत्नी मर जाए और उन्हें कोई भी पैसा ना देना पड़े, और ऐसा ही हुआ। इलाज ना मिलने की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि सिंक्लेयर था। इसलिए मैंने सारे हीरो को चुराया ताकि मैं सिंक्लेयर से बदला ले सकूं। मैंने ये सब कुछ हीरा या पैसे पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। इधर सिंक्लेयर पर बोर्ड मेंबर्स 100 मिलियन पाउंड देने के लिए प्रेशर बना रहे थे। सिंक्लेयर समझ जाता है कि अब उसे पैसे देना ही पड़ेगा, इसलिए वो गोली चलाकर खुद को खत्म कर लेता है। हॉब्स के पूछने पर लोरा उसे बताती है कि कैसे उसके हाथ से हीरा सिंक में गिर गया और उसका पीछा करते हुए वो यहाँ पर आ गई। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं हॉब्स कैसे सारे हीरो को अपने सर्विस बैग में डालकर बाहर ले आया, फिर उन सबको डाल दिया सिंक में और सारे के सारे हीरे सिंक के जरिए नीचे चले गए। लेकिन सबसे बड़ा हीरा था, यानी कि साउथ अफ्रीकन स्टार, वो जाकर के कमोड में फंस गया और इसी के सफाई के लिए उसे दोबारा बुलाया गया था। वर्तमान में हॉब्स अपनी बंदूक की ट्रिगर दबाता है, लेकिन उसमें से कोई भी गोली नहीं चलती। तभी हॉब्स लोरा को बताता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता और इस गन में कभी भी गोली था ही नहीं। फिर वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि कॉर्पोरेशन ने अब तक 100 बिलियन पाउंड भेज दिया होगा। खैर, चारों ओर ढूंढने के बाद लोरा को वो सारे हीरे दिख जाते हैं। लोरा अपने हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है और धीरे धीरे करके सारे हीरे निकाल लिया जाता है। वही बगल में लोरा कंबल लपेटे बैठी थी। तभी फ्रांस उसके पास आता है। लोरा भी उसे सारी सच्चाई बताना चाहती थी, परंतु फ्रांस उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताओ। लोरा को वो बड़ा सा हीरा याद आता है, लेकिन वो उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन एमके का बेटा ओली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताता है कि असल में हीरे चोरी नहीं हुए थे, बल्कि वो चैम्बर में ही है। यहाँ से कहानी फिर से वर्तमान में आती है। लोरा केसी को बताती है कि उसने 1 महीने बाद ही कंपनी को छोड़ दिया था और फिर उसे स्विस बैंक से एक लेटर मिला था, इसमें उसे बताया गया था कि उसके अकाउंट में 100 बिलियन पाउंड जमा किया गया है, यानी कि हॉब्स ने ही उसके अकाउंट में ये सारे पैसे जमा करवाए थे। लेकिन लोरा उन पैसों को दुनिया भर की जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। फिर लोरा केसी को अपनी कहानी की स्क्रिप्ट देती है ताकि इस कहानी से दूसरे औरतों को प्रेरणा मिल सके। और अंत में हम लोरा को उसके पति और उसके बेटी के साथ एक तस्वीर में देखते हैं। केसी स्क्रिप्ट में लिखी लोरा की अंतिम शब्दों को पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि ये दुनिया बहुत ही अनोखी है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार देना चाहते हैं या फिर प्यार लेना। केसी लोरा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे जाते हुए पीछे से देखती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हॉब्स भले ही हमें एक मामूली सा किरदार लग रहा था, लेकिन कहानी के अंत होते होते वो इस कहानी का मास्टरमाइंड साबित होता है। हॉब्स से उसका सबसे प्यारा इंसान छीन लिया गया और उसने बदला लेने के लिए गुनहगारों की जिंदगी तबाह कर दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।